बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन की हेलोजिनेशन किसे कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब किसी भी अल्केन का रिएक्शन होता है हेलोजन के साथ, तो हेलोज एक यहाँ से एटम निकल जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अल्केन के अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इनमें एडिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। लिहाजा क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन अल्केन में से निकलकर उसकी जगह हेलोजन का एटम या ज़्यादा एटम जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो अगर किसी अल्केन का हाइड्रोजन निकलकर इसकी जगह हेलोजन का एटम आकर अटैच हो जाए तो इस पूरे प्रोसेस को हम हेलोजिनेशन कहते हैं। याद रखना है कि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल का मतलब क्या है? फोटोकेमिकल का मतलब ये होता है कि इसमें आप देखेंगे कि इसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है, या इसमें कम से कम जो है वो हीट अल्ट्रा वायलेट रेस की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि इस मैकेनिज़्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कहते हैं। तो अगर अल्केन या हेलोजन के फ्री रेडिकल बनते हैं तो इन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें बुनियादी तौर पर लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या अल्ट्रा वायलेट रेस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। बाकी इस पूरे मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कहते हैं। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का मतलब ये कि यहाँ पर सारे के सारे फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। फ्री रेडिकल जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ऐसी स्पीशी के जिसमें से अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। मसलन आप देखिए हेलोजन का एटम है, हेलोजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से देखा जाए तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो पेयर की शक्ल में होते हैं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेड हालत में है। तो ऐसी स्पीशी जो है इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो आमतौर पर इसमें जो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है तो इसमें भी इसी तरह फ्री रेडिकल की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम हेलोजन की रिएक्टिविटी को देखें तो फ्लोरीन जो है वो सबसे तेज़ रिएक्शन करता है, और इसका जो रिएक्शन है वो आमतौर पर ड्रास्टिक होता है या वायलेंट होता है। इसी वजह से हम अल्केन जो है इनकी फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं करते, ताकि वो एक्सप्लोजन ना हो जाए या जिस ऑपरेटस में वो रिएक्शन हम करते हैं वो ब्लास्ट ना हो जाए। तो इसके लिए आमतौर पर हम फ्लोरिनेशन नहीं करते। आयोडीन का भी थोड़ा सा मसला ये कि आयोडीन का रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, जैसे आयोडीन है तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जैसे RI और प्लस इसके साथ HI बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है इसमें ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसी तरह अल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करके फिर वापस अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो आमतौर पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो राइट की तरफ रहती है। इसी वजह से हम किसी अल्केन की आयोडीनेशन या आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन नहीं करते। ये आप देखिए फ्लोरीन क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट या ड्रास्टिक रिएक्शन करता है। आयोडीन क्या करता है, ये इसका रिएक्शन एक तो स्लो भी है, दूसरी बात है कि ये रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल होने की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन ज़्यादातर लेफ़्ट की तरफ रहती है। तो लेफ़्ट की तरफ रहने की वजह से रिएक्शन इस तरफ रहता है, तो इसमें बहुत कम प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से आयोडीन के साथ ये रिएक्शन हम बहुत कम करते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि ये जो हेलोजिनेशन का फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, इसमें मैकेनिज़्म आप जानते हैं मैकेनिज़्म किसको कहते हैं। अगर हम रिएक्शन को स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर ले, यानी हर एक स्टेप को हम अलग अलग एक्सप्लेन कर ले, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम मैकेनिज़्म कहते हैं। आगे भी आप बहुत सारे चैप्टर्स में मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म का मतलब होता है स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें ये सारे स्टेप, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब देखें इस फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का जो पहला स्टेप है इसको हम इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन जैसे आप लोग जानते हैं स्टार्ट को कहते हैं, यानी यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब आप देखें मैं ब्रोमीन के एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये ब्रोमीन है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी या अल्ट्रावायलेट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन के पास आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ब्रोमीन के पास आ जाता है। तो इसी तरह क्या बनता है, दो
फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब इस क्लीवेज को आपने यहाँ पर वर्ड देखा होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज, ये क्या है? होमोलाइटिक क्लीवेज है। होमोलाइटिक क्लीवेज ये होती है कि जिसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली ब्रेक हो जाते हैं। मसलन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन के पास आ जाएगा, जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो इस ब्रेकेज को हम होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। तो इसी तरह ये 2 फ्री रेडिकल बन जाते हैं और यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है। लिहाजा इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन कहते हैं। इससे जो हमारे पास अगला स्टेप होता है उसको कहते हैं प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन में ये हैलोजन का फ्री रेडिकल या ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अल्केन के साथ रिएक्शन करेगा। अब अल्केन का जो मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पर मैंने मीथेन में लिखा हुआ है, तो मीथेन का मॉलिक्यूल भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसके भी इसी तरह होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी और इससे भी 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब आप देखिए, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, ये दोनों क्या कर लेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे और इससे बन जाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जबकि इसका मीथाइल का इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ जाएगा, मीथाइल के पास आ जाएगा, तो इससे मीथाइल का फ्री रेडिकल बन जाएगा, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। मीथाइल का फ्री रेडिकल ब्रोमीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, इसको भी ब्रेकअप कर लेता है। इसी तरह इसके दोबारा 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। एक फ्री रेडिकल मीथाइल के साथ मिलकर क्या बना लेगा? मीथाइल ब्रोमाइड। और दूसरा हैलोजन जो है उसका फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। ये इसका यहाँ से रिएक्शन प्रोपोगेट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से रिएक्शन का आगे बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है। इससे अगला स्टेप जो है वो हमारे पास होता है टर्मिनेशन का। अब टर्मिनेशन में आप देखें, इस रिएक्शन में ऊपर हमारे पास बहुत सारे फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सारे फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये फ्री रेडिकल फिर आपस में कम्बिनेशन करके एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अगर मीथाइल का फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, दोनों मीथाइल के फ्री रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो इससे इथेन बन जाएगा। हेलोजन के अगर फ्री रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो इससे ब्रोमीन बन जाएगा या हेलोजन बन जाएगा। अगर ब्रोमीन का फ्री रेडिकल और मीथाइल का फ्री रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो इससे क्या बन जाएगा? मीथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो यूँ आप समझ ले कि आपके पास कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पूरा एक मिक्सचर जो है वो आपके पास हासिल होगा। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, अगरचे ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर ले। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन आती है। ऑक्सीडेशन क्या है? मोर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म। इसमें यह होता है कि आमतौर पर कार्बन और ऑक्सीजन के मज़ीद या ज़्यादा बॉन्ड बन जाते हैं। लेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड किसी रिएक्शन में कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कम हो जाते हैं, तो वो भी ऑक्सीडेशन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लूज़ कर ले या कोई एटम उसमें से लूज़ कर ले, तो वो भी ऑक्सीडेशन होती है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर, चूँकि इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर उमूमन बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये भी इसी में आता है। रिडक्शन क्या होती है? मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स। अगर किसी रिएक्शन में आप देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बढ़ गए, इन्हें कार्बन और हाइड्रोजन के मज़ीद बॉन्ड बन जाते हैं, तो वो रिडक्शन होती है। लेस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, या अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड कम हो गए, तो वो भी रिडक्शन होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई स्पीशी कोई भी चीज़ इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसको भी हम रिडक्शन कहेंगे। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या बाज़ का जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ गेन करती है या कोई एटम गेन करता है, कोई स्पीशी गेन करती है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो ये इसका आखिरी टॉपिक है अल्केन का। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अल्कीन्स। वो क्या है? अल्कीन्स। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि अल्कीन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है चेन के अंदर। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही डबल बॉन्ड हो, अगर एक से डबल बॉन्ड की तादाद ज़्यादा भी हो तब भी वो अल्कीन ही होता है। तो अल्कीन की ये निशानी होती है कि इनमें आमतौर पर क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n।
ये इनका जर्नल फार्मूला होता है। ये क्या होता है? अल्कीन का जर्नल फार्मूला होता है। अब आप ये चीज़ नोट कर लें कि जितने हमारे पास अल्कीन है, इनकी जो नेमिंग है, नामनक्लेचर है, उनका भी अल्केन की तरह एक पूरा सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के तहत जो है वो हम अल्कीन की नेमिंग करते हैं। सबसे सिंपल अल्कीन जिसमें 2 कार्बन होते हैं, तो इसी को हम इसका आयोपिक नेम होता है ईथीन। जिसमें सिर्फ 2 कार्बन होते हैं। अगर किसी अल्कीन में कार्बन की तादाद 3 हो और साथ डबल बॉन्ड भी हो, तो इस अल्कीन को हम क्या कहते हैं? प्रोपीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपीन। अब इससे अनवर्ड जो होते हैं ना, उनकी फिर हम डबल बॉन्ड के हिसाब से, रूल ऑफ लीस्ट के हिसाब से नंबरिंग करते हैं। तो वो भी मैं आपको थोड़ा उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे आप देखें, अगर हमारे पास ब्यूटीन है, ब्यूटीन में आप देखें अगर डबल बॉन्ड जो है ना, यहाँ पे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आ जाता है डबल बॉन्ड, फिर आ जाता है CH, आगे फिर CH2 आता है और फिर आगे इससे C3 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं। और जैसे रूल ऑफ लीस्ट आपको पता है कि हम उस साइड से नंबरिंग करते हैं कि जिस साइड से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल जाए। जैसे ये 1 2 3, ये 4। अब आप देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। डबल बॉन्ड तो वैसे अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन हम लोअर नंबर को लेते हैं, 1 को लेते हैं। तो 1 डबल बॉन्ड की पोजीशन है, पहले आप 1 लिखेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, और फिर इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले अल्कीन को क्या कहते हैं? ब्यूटीन कहते हैं। तो ये 1 ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप ये चीज़ देखें कि अगर ये डबल बॉन्ड जो है ना वो मिड में आ जाता है, जैसे ये C3, यहाँ पर आ जाए CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाए, फिर CH आ जाए और फिर आगे C3 आ जाए। इसमें आप देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से एक जैसी बन रही है। यहाँ ये भी 2 पोजीशन पर, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे तब भी 2 पोजीशन, तो आप यहाँ से कर ले या उधर उस साइड से कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन आप किस नंबर को लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान है, लेकिन पोजीशन आप कौन सी लेंगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन बन जाएगा। सो इट इज़ 2 ब्यूटीन। इसी तरह अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, मसलन एक अल्कीन मैं उसका फार्मूला लिख लेता हूँ, C3 CH2, आगे C CH2 C3 और यहाँ पे CH, बल्कि ये H नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो H नहीं आएगा, तो यहाँ पे CH2। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ इसका बहुत एहतियात करना है कि यहाँ पे कार्बन के इर्द गिर्द बॉन्ड की तादाद जो है वो 4 से ज़्यादा ना हो जाए, वरना पूरी स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन का रूल ज़रा आपने गौर से देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन तो वैसे यहाँ से बनती है 1 2 3 4 5, लेकिन अगर हम यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन लेंगे यहाँ से, तो डबल बॉन्ड बाहर निकल जाता है, वो फिर उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो इसमें से आप सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। आप ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए। जैसे ऊपर वाली ये चेन आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड जो है वो भी शामिल हो जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट। अब नंबरिंग ये है कि आप सब्स्टिट्यूट को बाद में देखेंगे, पहले आप डबल बॉन्ड को देखेंगे। नंबरिंग आप चेन की उस साइड से करेंगे कि जिस साइड से चेन को जो है वो सबसे कम नंबर मिल जाए। जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल गई? 1।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे। जैसे इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, इथाइल। किस पोजीशन पे है इथाइल, 2 पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल। जब सब्स्टिट्यूट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही सब्स्टिट्यूट है, जब सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा भी हो, जब सब्स्टिट्यूट खत्म हो जाए तो फिर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें। तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पे है, तो 1। और ये चेन के अंदर कितने हैं, 4 हैं, तो 1 ब्यूटीन। ये क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। तो इसी तरह इस कंपाउंड का नाम होगा 2 इथाइल 1 ब्यूटीन। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसमें से आप वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए। अगर डबल बॉन्ड नहीं आता उसमें और आप लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो वो गलत होगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको पहले मेंशन करके बता दिया कि आप ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। अगली चीज़ इसमें क्या आ रही है कि अगर डबल बॉन्ड जो है ना वो एक से ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे आप देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH और डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप देखें ना डबल बॉन्ड की तादाद जो है वो एक से ज़्यादा है। तो अगर डबल बॉन्ड जो है वो एक से ज़्यादा आते हैं तो रूल तो वही है, नंबरिंग के लिए वही रूल आप लीस्ट है कि आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे कि जिस साइड से जो है वो डबल बॉन्ड को सबसे कम पोजीशन मिल जाए। लेकिन इसमें जैसे आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन दोनों साइड से एक जैसी नंबरिंग आ रही है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, एक डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है। तो पहले डबल बॉन्ड की आप पोजीशन लिखेंगे 1 3, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आ जाएगी। बाकी आप देखिए चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड आता है ब्यूटा। तो ब्यूटा कितने डबल बॉन्ड है, 2। 2 के लिए हम लिखते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, तो ये डाई। और इसी तरह अल्कीन के लिए हम ईन लिखते हैं, तो ये डाई ईन हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 1,3 ब्यूटा डाई ईन। तो अगर डबल बॉन्ड 3 होते हैं तो फिर हम ट्राई ईन लिखेंगे, 4 होते हैं तो टेट्रा ईन हम लिखते हैं। बहरहाल टेट्रा ईन आपकी बुक में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डाई ईन तक है। इसी तरह अगर इनमें भी सब्स्टिट्यूट कोई आ जाए, जैसे आप देखें यहाँ से मैं चले स्टार्ट करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर C3, तो फिर आगे CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आप नोट कर लें कि नंबरिंग के लिए रूल वही है। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि दोनों साइड से दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन तकरीबन आइडेंटिकल आ रही है। एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, एक 3 पे। लेकिन इसमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट का नाम मेंशन करते हैं और उसकी पोजीशन। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब आप देखिए 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 3 पे है, तो 1 3। फिर कितने कार्बन है, 4 हैं, तो ब्यूटा। और फिर आगे आ जाएगा डाई ईन, ब्यूटा डाई ईन। तो इसी तरीके से ये इनकी नेमिंग या इनकी जो नॉमेनक्लेचर है वो आप इस तरीके से करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि कम से कम आपको शुरू वाले जो मतलब छोटे जिसको हम कहते हैं अल्कीन हैं, तो उनकी नेमिंग जो है वो आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और अगर आपकी नेमिंग गलत होती है या आपको नेम नहीं आता या रिएक्शन आप सही तरीके से नहीं कंप्लीट कर सकते, तो फिर उसमें आपको नंबर जो है वो पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये तकरीबन जो मेन अल्कीन थे या मेन, इसमें कुछ आपकी जो बुक है उसमें एक्टिविटी है, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। आप कोशिश कर ले कि उन चीज़ों की प्रैक्टिस जो है ना वो आप खुद कर लें। अगर वो चीज़ें आपको नहीं आती या आप नहीं कर सकते तो फिर आप मुझे बता दें, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करके बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ें जो है ये थोड़ी प्रैक्टिस वाली होती है, तो आप कोशिश कर ले कि इन चीज़ों की जो है वो अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो नॉमेनक्लेचर के हवाले से
बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो आता है ना वो यूँ भी आता है कि आपको नेम दिया जाएगा और उस नेम के मुताबिक जो है वो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूँ। जैसे आप एक कंपाउंड है 1,2 पेंटा डाइईन, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1,3 पेंटा डाइईन, इसका आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें से सबसे पहले आपने ये देखना है कि पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। तो पहले आप 5 कार्बन की चेन बना लें। ये 5 कार्बन की चेन होगी, ठीक है। इसकी नंबरिंग आप अपनी मर्जी से कर ले, जैसे ये 1, ये 2, 3 उस साइड से भी कर सकते, इस साइड से भी कर सकते, 4 और ये 5। अब आप देखें 1, 2 यानी 1 पोजीशन पर और 2 पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है और एक डबल बॉन्ड जो है वो 2 पोजीशन पे मौजूद है। तो ये इसके डबल बॉन्ड पेंटाडाइईन बन जाएगा। बाकी आप देखें कि इसमें इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड हैं, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, तो इधर H2 आ जाएगा। 2 की कमी है तो 2 आ जाएगा। इस कार्बन के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो इसके लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन का एटम आप इसके साथ लगा लें, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इस कार्बन के आगे यानी इसके सराउंडिंग में 2 बॉन्ड बने हैं, तो इसके लिए 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो ये CH2 हो जाएगा। और ये 3 बॉन्ड कम है, तो ये C3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इनके जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं वो भी बनाने का तरीका जो है वो आप सीख लें। बाकी इसमें से आप देखें, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 3 मिथाइल 3 मिथाइल, फिर आगे 1,3 पेंटा डाइईन, 1,3 पेंटा डाइईन। पेंटा का मतलब क्या है, 5, तो आप 5 कार्बन की चेन बना लें। 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ये 5 कार्बन की चेन बन गई। अब जैसे मैंने आपको कहा, आप किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ये 5 है, ठीक है, ये पेंटा हो गया, 5 कार्बन है। अब यहाँ पे आप देखें कि 3 पोजीशन पर मिथाइल का ग्रुप अटैच है, ये 3 पोजीशन है, यहाँ पे आप एक मिथाइल अटैच कर लें। 1,3 पेंटाडाइईन यानी एक डबल बॉन्ड 1 पे है, 1 पोजीशन, और एक 3 पे, ये हो गया पेंटाडाइईन। इसके बाद आप देखें इस कार्बन के इर्द गिर्द 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो ये CH2 हो जाएगा। 3 बॉन्ड है इर्द गिर्द, तो एक H की कमी है। ये बॉन्ड 2, 3 और ये 4 ये पूरे हैं, इसके लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे H2 आ जाएगा और यहाँ पे H3, क्योंकि 3 बॉन्ड की कमी होती है। तो इसी तरीके से अगर ये सारी चीज़ें आप देखें, तो आप जो नेम आपको दिया जाए, तो उस नेम से आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे या उसका तरीक़ाकार क्या होता है, तो ये सारी डिटेल जो है वो मैंने आपको पूरी बता दी, ठीक है ना। तो कल से हम इंशाल्लाह अल्कीन जो है इनकी प्रिपरेशन के मेथड पढ़ेंगे और इसी तरह फिर आगे इनके रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन आप कोशिश कर लें कि ऑर्गेनिक में ये होता है कि अगर ये चीज़ें, ये मैथमेटिक्स की तरह है, अगर ये चीज़ें आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको बाद में आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी। लिहाजा आप कोशिश कर लें कि वक्त के साथ साथ इनको याद कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।